शाम का वक्त था। नदी किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तभी राधा जख्मी हालत में एक तालाब के किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब और नहीं सह सकती। मुझे अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं रहना है। मैं इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। राधा तालाब की ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर पानी के भीतर किसी चमकती चीज पर पड़ी। ये जरूर कोई जादुई मटका है। इतनी सुनहरी चमक किसी साधारण मटके में नहीं हो सकती। तभी मटके से एक रहस्यमयी आवाज आई। रुक जाओ, तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। तुम्हें मेरा रहस्य सुलझाना होगा। इससे पहले अगर तुमने किसी को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारी यहीं पर मृत्यु हो जाएगी। रामपुर गांव में राधा अपनी सौतेली माँ कांता के साथ रहती थी। फिर एक दिन, अरे देखो कांता, तुमने मुझसे कितने सारे पैसे ले रखे हैं और मैं तुम्हें और बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। क्या सच में मुखिया जी? बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। देख, तेरी सौतेली बेटी मुझे बहुत पसंद है। अगर तू उसकी शादी मुझसे कर देगी तो मैं तुझे ढेर सारा पैसा दूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा मौका है मुखिया जी। ठीक है, मैं उसकी शादी आपके साथ कर दूंगी। मुझे बस पैसे से मतलब है। अरे अरे ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन का मौका दे रहा हूँ। 10 दिन बाद मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ मुखिया जी। आप बस 10 दिनों बाद अपनी बारात लेकर आ जाना। मुखिया वहां से चला जाता है। तभी ये बात राधा सुन लेती है। नहीं माँ, मैं इस बुढ़े मुखिया से शादी कभी नहीं करूंगी। आपने इसकी उम्र देखी है? पूरे 45 साल का है। कहाँ मैं अभी 19 साल की हूँ। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर इस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। चुप हो जा, मैंने तेरी राय नहीं पूछी है। तू मुखिया से शादी करेगी। इसके बदले मुखिया मुझे ढेर सारे पैसे देगा, जिससे कि मेरी बाकी जिंदगी अच्छे से कटेगी। नहीं माँ, आप भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत करो। आप भी तो एक औरत हो, मेरी तकलीफ समझो माँ। चुप हो जा। अच्छा चल, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। अगर तूने 10 दिन के अंदर मुझे 10 चांदी के सिक्के कमा कर दे दिए तो फिर मैं तेरी शादी मुखिया से नहीं करूंगी। पर माँ, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से जमा करूंगी? चांदी के सिक्के नहीं जमा कर सकेगी तो तू शादी के लिए तैयार हो जा। इसके सिवा मैं एक शब्द और सुनना नहीं चाहती। कांता घर के अंदर चली जाती है। कुछ भी हो जाए, मैं उस मुखिया से शादी बिल्कुल नहीं करने वाली। मैं आज ही काम की तलाश में जाती हूँ। शायद मुझे कोई काम मिल जाए जिससे मैं मुखिया के चंगुल से बच जाऊं। राधा गांव की तरफ निकल पड़ती है और एक सेठ के यहाँ जाती है। सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे तू तो कांता की बेटी है ना? अरे इतनी सुंदर होकर क्यों मेहनत करेगी? हैं? अरे तू तो ऐसे ही पैसे ले ले। मैं तुझे ऐसे ही पैसे दे दूंगा। बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? नहीं, मैं बिना मेहनत किए पैसे नहीं लेती हूँ। मैं समझ गई कि आपकी नीयत ठीक नहीं है सेठ जी। नहीं, मुझे आपके यहाँ कोई काम नहीं करना। फिर राधा ऐसे ही कई दिनों तक भटकती रहती है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। तुम्हें 2 दिनों से देख रही हूँ, तुमने एक भी चांदी का सिक्का मेरे हाथ में नहीं रखा। तू काम की तलाश में जाती है या मटर गश्ती करने? माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं काम की तलाश में ही जाती हूँ, पर कोई मुझे काम नहीं देता, तो इसमें मेरी क्या गलती है? देख, तू मुझसे बहुत जबान लड़ा रही है।
आजकल इधर मैंने तेरी पिटाई नहीं की है ना, इसलिए तू सर पर चढ़ गई है। रुक जा, अभी बताती हूँ। कांता राधा को खूब मारती है। माँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मत मारो माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा मत करो माँ। आज पूरी रात यहीं घर से बाहर रहेगी तो सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी तेरी। माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख भी लगी है। तू एक भी काम करके नहीं आई, जिस दिन काम करके आएगी उसी दिन तुम्हें खाना दूंगी। चल जा यहाँ से। कांता घर के अंदर चली जाती है और रात की ठंडी हवा बहने लगती है, जिससे राधा का शरीर ठंड में कांपने लगता है। हे भगवान, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है और भूख भी लगी है। माँ ऐसा जुल्म मेरे ऊपर क्यों कर रही है? मुझे खाना नहीं देती है और पूरी रात इस सर्द हवा में मैं कैसे रहूंगी? फिर किसी तरह राधा रात बिताती है और सुबह होते ही उसे तेज बुखार हो जाता है। अब जा, आज जाकर कोई काम ढूंढ कर ही आना, वरना तेरी मुखिया के साथ मैं शादी करवा के मानूंगी। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और बुखार भी है। मैं ऐसी हालत में आज काम ढूंढने नहीं जा पाऊंगी। मैं कल पक्का फिर काम की तलाश में जाऊंगी। माँ, आज भर आराम करने दो ना। चली जा यहाँ से, वरना तेरी आज तो खैर नहीं। क्या हुआ महाराज, आप किस ख्याल में खोए हुए हैं? कुछ नहीं मंत्री जी, बस ऐसे ही कुछ बेचैन सा लग रहा था। महाराज, हमें पता चला है कि हमारे जंगल में कुछ घुसपैठी आ गई हैं, जो कि हमारे जंगलों में छिपे हुए हैं, पड़ोस राज्य के हैं। ऐसा क्या? रुको, हम खुद ही जंगल में जाकर इसकी जांच पड़ताल करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं 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 नहीं, आप मत जाइए। वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। कहीं उन्होंने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो फिर हम क्या करेंगे? चिंता मत करिए मंत्री जी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और सैनिक तो रहेंगे ना मेरे साथ। फिर राजा जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और चलते चलते उन्हें तालाब के किनारे एक परी दिखती है। परी? तालाब के किनारे, वो भी इतनी सुंदर और अद्भुत? मैंने तो ऐसी सुंदरता अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। मुझे इसे अपनी रानी बनाना ही होगा, फिर तो मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर राजा परी के पास जाता है। तुम कौन हो देवी, और तुम इस तालाब के किनारे क्यों बैठी हुई हो? मैं अपनी सखियों के साथ इस जंगल के भ्रमण के लिए आई थी, पर मेरी सखियां मुझे छोड़ गई हैं और मैं यहाँ पर बैठकर उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम अपनी सखियों का इंतजार कर रही हो। मैं इस राज्य का राजा भुवनेश्वर प्रताप हूँ। आपकी सुंदरता देखकर मेरा मन मोहित हो गया है। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपको अपनी रानी बनाकर रखूंगा। कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजा? तुम इस राज्य के राजा हो और शादीशुदा भी। मैं कभी एक इंसान से शादी नहीं कर सकती, और खासकर एक ऐसे व्यक्ति से जो कि पहले ही शादीशुदा है। नहीं, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मैंने जिसे भी चाहा है उसे हमेशा हासिल किया है, तो तुम्हें भी मैं हासिल करके ही रहूंगा। तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना ही होगा। सैनिकों, इस परी को बंदी बना लो और हमारे महल में लेकर चलो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो राजा। तुम अपनी काम वासना के चलते ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसका हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल तुम मेरे साथ राजमहल चलोगी। फिर राजा परी को बंदी बनाकर राजमहल ले आता है। महाराज, ये क्या? आपने इस परी को बंदी क्यों बना रखा है? इस परी ने मेरी आज्ञा का
अवहेलना की है, इसलिए हमने इसे बंदी बनाया है। जब तक ये मेरी बात नहीं मान लेती, इसे यूं ही मैं बंदी बनाकर रखूंगा। राजा, तू कुछ भी कर ले, पर तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं भी देखता हूं तुम आखिर कब तक नहीं मानोगी। कुछ दिन बीतते हैं। मंत्री जी, परी ने हां कहा? नहीं महाराज, परी अभी भी वही कह रही है कि आपने जो कहा है वो कभी नहीं करेगी। आपने ऐसा क्या कहा है महाराज कि परी इनकार कर रही है? अब इसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। मंत्री जी, हमारे पास जो जादुई मटका है वो लेकर आइए। वो क्यों महाराज? मैंने जो आपको कहा बस आप वही कीजिए। मंत्री जादुई मटका लेकर आता है। सैनिकों, परी को यहाँ लेकर आओ। तभी सैनिक परी को लेकर आते हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो इसी जादुई मटके में मैं तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तू कुछ भी कर ले, मैं हाँ नहीं कहूंगी। राजा मंत्र पढ़कर परी को जादुई मटके में बंद कर देता है। सैनिक, इस मटके को ले जाओ और तालाब में फेंक दो, ताकि कोई भी इस परी को इस मटके से आजाद न कर सके। तुमने मुझे इस मटके में तो बंद कर दिया राजा, लेकिन तेरा वंश खत्म हो जाएगा और तेरा खजाने से भरा राज्य एक दिन भिखारी बनेगा और तू दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, पर तेरी विनती कोई नहीं सुनेगा। तो कुछ नहीं कर पाएगी। जो खुद एक बंदी है वो भला मुझे क्या श्राप देगी? सैनिकों, ले जाओ और ले जाकर फेंक दो। जाओ। सैनिक परी को लेकर तालाब में फेंक देते हैं। तभी अचानक रानी भागते हुए आती है। महाराज, महाराज, हमारे पुत्र को क्या हो गया? वो सांस नहीं ले पा रहा है। ये तुम क्या कह रही हो रानी? सुबह तो ठीक ही था, फिर अचानक उसे क्या हो गया? पता नहीं महाराज, अचानक वो मूर्छित होकर गिर गया। क्या तुमने वैद्य को बुलाया जांच करने के लिए? हाँ महाराज, वैद्य भी जांच कर रहे हैं। उन्होंने आपको बुलाया है, जल्दी चलिए। राजा भागकर वैद्य के पास आता है। वैद्य, क्या हुआ है मेरे पुत्र को? ये अभी तो ठीक ही था, फिर अचानक ये क्या हो गया? महाराज, राजकुमार की बीमारी का पता नहीं चल रहा है, पर उनकी सांसें रुकी हुई है, पर दिल की धड़कनें चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मरे हुए भी है और जीवित भी है। इसमें कुछ साफ साफ नहीं पता चल रहा है। ये कैसा रहस्य हो रहा है राजकुमार के साथ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भला मेरे पुत्र के साथ ये क्या हो रहा है? अचानक एक सैनिक भागते हुए आता है। महाराज, महाराज, सारा खजाना गायब हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा भंडार कभी खाली नहीं होता, तो फिर हमारा खजाना कैसे गायब हो गया? हाँ, किसी ने चोरी तो नहीं की? नहीं महाराज, हम पूरे 10 सैनिक उसकी पहरादारी कर रहे थे और हम सब इस खजाने को देख रहे थे, और अचानक ही कमरे में तेज रोशनी फैली और सारा खजाना गायब हो गया। सिवाय खाली कमरे के राजमहल में कुछ नहीं बचा है महाराज। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये कैसी विपत्ति टूट पड़ी है मेरे राज्य पर। एक तो मेरे राजकुमार जो जिंदगी और मौत के बीच है, और मेरे राज्य का सारा खजाना गायब हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे राज्य का अब क्या होगा भगवान? मंत्री आता है। महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के सूर्यदेव सिंह ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है। हमें सैनिक बल और धन की आवश्यकता होगी, ताकि हम दूसरे राज्य से सैनिक मांगकर युद्ध का सामना कर सके। मंत्री जी, वो तो मेरे अच्छे मित्र थे, फिर उन्होंने अचानक आक्रमण क्यों किया? पता नहीं महाराज, हमारे लिए तो 2 दिन पहले ही उन्होंने एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने अच्छा ही समाचार दिया था। फिर अचानक आज उन्होंने खत में दिखाया कि
बस कुछ ही दिनों में हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। अब हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। तभी अचानक पूरे राज्य में सूखा पड़ जाता है, जिससे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, ये कैसी विपत्ति आ गई हमारे राज्य पर है? अरे हमारी इतनी हरी भरी फसल अरे अचानक सूख कैसे गई? अरे ये तो जरूर कोई बड़ा अपशकुन है। हमारे राज्य पर किसी काले साए का असर है। चलो हम महाराज के पास जाकर कहते हैं कि वो जरूर कुछ करे, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। हाँ 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 भाई, ठीक कह रहे हो। चलो हम महाराज के पास चलते हैं, वो जरूर रास्ता दिखाएंगे। सभी गांव वाले महाराज के पास जाते हैं। तुम सब किस लिए आए हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे महाराज, हम क्या बताएं आपको। 2 दिन पहले हमारी फसल इतनी अच्छी थी कि कुछ दिनों में तैयार होने वाली थी, तो हमारे बीवी बच्चे वही साल भर फसल खाते। लेकिन हमारी सारी फसल सूख गई, पूरे खेतों में दरार पड़ गई। ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से बारिश नहीं हुई हो। महाराज, हमारी सारी फसल सूख गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीवी बच्चे सब भूखे रहेंगे और हम सबको आत्महत्या करने पड़ेगी। कोई रास्ता निकालिए महाराज, वरना हमें राज्य छोड़कर पलायन करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, तुम सबकी विपत्ति का मैं कोई न कोई हल निकालूंगा। तुम सब जाओ, मैं कोई उत्तर ढूंढता हूं। महाराज, अगर आपने कुछ दिनों में कुछ नहीं किया तो हम सब ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी लौटेंगे नहीं। सभी गांव वाले चले जाते हैं। राजा परेशान होकर सर पीटता है। अब मैं क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है? मेरा पुत्र बिस्तर से उठ नहीं रहा है और वो सांस भी नहीं ले रहा है, लेकिन दिल की धड़कनें चल रही है और मेरा खजाना भी खाली हो गया। पड़ोसी राज्य का आक्रमण भी होने वाला है और अब ये नई प्रजा की विपत्ति। अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक साधु महाराज राजा के सामने प्रकट होते हैं। साधु महाराज, आप यहाँ? मुझे कोई रास्ता दिखाइए महाराज, मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। राजा साधु महाराज के पैर पकड़ लेता है। राजन, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने जो परी के साथ किया उसी का दंड तुम्हें मिल रहा है। महाराज, हमें इस विपत्ति से निकलने का कोई रास्ता बता दीजिए। मेरा पुत्र भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, पता नहीं कब वो मर जाएगा। कुछ तो बता दीजिए महाराज। मेरा राज्य हर तरह के संकट से घिरा हुआ है महाराज, कुछ सहायता कीजिए मेरी। अब भी आशा बाकी है। जंगल के उस पार तालाब के किनारे एक गरीब लड़की रहती है। वही तेरे बेटे को जीवित कर सकती है और राज्य को जीवन दान दे सकती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है साधु महाराज? भला एक मामूली सी लड़की ये सब कैसे कर सकती है? तुम्हारे पाप कर्म उसी लड़की के नेक दिल से धुलेगा, और वो अनाथ है तो उसके जैसे निर्मल लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मैं कैसे पहचानूंगा उसे? जब तुम उसे पहली बार देखोगे तो पहचान जाओगे। फिर साधु वहां से चले जाते हैं। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं उसे जरूर ढूंढने जाऊंगा, अपने पुत्र और अपने राज्य के लिए। राजा राजमहल से निकलकर घने जंगल को पार करते हुए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ, आज कैसे भी करके मुझे काम ढूंढना ही होगा। राधा काम ढूंढते ढूंढते मुखिया से टकरा जाती है। अरे राधा, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे हम दोनों की शादी होने वाली है कल, जाकर अच्छे से तैयारी करो। हैं? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी कभी नहीं करने वाली। तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तेरी माँ ने मुझे वचन दिया है, तो मेरी शादी तो कल होकर ही रहेगी। और तुम भी अच्छे से तैयारी कर लो। और ये क्या काम की तलाश में भटक रही है?
कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम सबसे काम मांगती फिर रही हो, पर कोई तुम्हें काम नहीं देगा। मैंने पूरे गांव वालों को धमकी दी है, अगर किसी ने तुम्हें काम दे दिया तो मैं उसका जीवन हराम कर दूंगा। मुखिया हंसता हुआ वहां से चला जाता है। तभी राधा दिन भर काम की तलाश करती है, पर उसे कोई काम नहीं देता। फिर वो थक हार कर घर वापस आती है। आज भी तुझे कोई काम नहीं मिला ना? जा, अब जल्दी से शादी की तैयारी कर ले। कभी नहीं माँ, आप मुझे मार कर फेंक दो, पर मैं मुखिया से शादी नहीं करूंगी। तू मुझसे जबान लड़ाती है? रुक जा, आज मैं तेरी जबान काट कर फेंक दूंगी। कांता उसे बहुत मारती है, जिससे राधा बुरी तरह से घायल हो जाती है। कल तेरी शादी है, तो आज फिर तू पूरी रात घर के बाहर सोएगी। कांता घर के अंदर चली जाती है। राधा रोती हुई तालाब के किनारे चली जाती है। अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो तालाब में कूदने ही वाली थी कि तभी उसे एक जादुई मटका दिखता है। अरे, ये तो जादुई मटका है। रुक जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक मटके हो ना। मैं कोई साधारण मटका नहीं हूँ, तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ, पर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। फिर राधा वो मटका घर लेकर आ गई। तुझे मैंने घर के पास रहने को कहा था, तू कहाँ चली गई थी और अब रात को लौटी है? माँ, ये देखो, ये एक मटका मिला है मुझे। देखो ना, ये कितना सुंदर है। तुम इसे रख लो और मेरी शादी मुखिया से मत करो। मिट्टी के मटके से क्या होने वाला है? मुखिया तो मुझे ढेर सारा पैसा देगा। अब जा, तेरी ये नाकाम कोशिश भी कोई काम की नहीं रही। कांता चली जाती है। राधा फूट फूट कर रोने लगती है और उसके आंसू जैसे ही मटके पर गिरते हैं, तभी एक तेज रोशनी फैलती है और उसी रोशनी से एक परी बाहर आ जाती है। ये क्या? तुम तो एक परी हो, और इस मटके में कैसे? मुझे एक निर्दयी राजा ने इस मटके में कैद करके तालाब में फेंक दिया था, और तुम्हारे नेक और सच्चे हृदय की वजह से मैं इस मटके से आजाद हो पाई हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे मुखिया से शादी नहीं करनी है। मेरी सौतेली माँ जबरदस्ती मुझसे ये कराने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ, तुम्हारी शादी मुखिया से कभी नहीं होगी, और आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खुशहाली से भरी होगी। ये मेरा वरदान है। क्या ये सच हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। और तुमने मुझे इस मटके से आजाद किया है, इसलिए जब भी तुम मुझे बुलाओगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, मैं ये बात याद रखूंगी। फिर एक तेज रोशनी फैलती है, मटका और परी दोनों गायब हो जाते हैं। और सुबह होते ही तभी कांता आती है। अरे करम जली, क्या कर रही है? जल्दी तैयार हो जा। नहीं माँ, मुझे मुखिया से शादी नहीं करनी, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। तभी मुखिया आता है। अबे तू कैसे मुझसे शादी नहीं करेगी? हैं? चल चल मेरे साथ, मैं तुझसे शादी करके ही रहूंगा। तभी राजा वहां पर आ जाता है। ये लड़की है जिसे ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं, यही मेरे बेटे को जीवित कर सकती है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राजा पास में आ जाता है। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये शादी नहीं हो सकती। तुमने अपनी उम्र देखी है? तू इतना बड़ा है और इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करना चाहता है? तुम कौन हो और हमारी शादी क्यों रोकना चाहते हो? मैं राजा हूं, मैं अपने राज्य में ऐसा अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकता। सैनिकों, इस मुखिया को पकड़ लो। महाराज,
हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। ये राधा ही इससे शादी करना चाहती थी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। महाराज, मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है और अगर मैंने मुखिया से शादी नहीं की तो ये मुझे जान से मारने की धमकी देती है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तू झूठ क्यों बोल रही है राधा? चुप हो जा। मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है। सैनिकों, इन दोनों को लेकर राजमहल में जाओ। मैं वहां जाकर इसको सजा सुनाऊंगा। फिर सैनिक मुखिया और कांता को वहां से लेकर चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। फिर राजा राधा के पास जाकर उसके पैर पकड़ता है। महाराज, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? बेटी, मेरा पुत्र और राज्य संकट में है। मैंने परी के साथ गलत किया। उसका दंड हमारे ऊपर पड़ा है। साधु ने बताया है कि एक निर्मल और साफ दिल की लड़की ही मेरे पुत्र को जीवित कर सकती है और राज्य को हरा भरा कर सकती है। राजा फूट फूट कर रोने लगता है। अगर मेरी मदद से आपका पुत्र जीवित और राज्य खुशहाल हो जाएगा तो मैं मदद करूंगी, पर मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? मैंने परी को जादुई मटके में बंद कर तालाब में फेंकवा दिया था। तुम्हें उस परी से मेरे लिए मदद मांगनी होगी। उस परी को तो मैंने आजाद किया है महाराज। आप एक परी के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? मुझसे गलती हो गई राधा, मैं माफी मांग रहा हूँ। बस तुम उस परी को मना लो और बोलो वो अपना श्राप वापस ले लेगी। परी, आप कहाँ हो? मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और परी वहां आ जाती है। कहो राधा, तुमने मुझे क्यों याद किया? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जैसा कि महाराज कह रहे थे कि आपको उन्होंने मटके में कैद कर दिया था, आप उन्हें माफ कर दीजिए। तुमने मुझे इसके लिए बुलाया है? मैं इसकी कोई मदद नहीं करने वाली। ये बहुत ही बुरा इंसान है। ये मुझसे शादी करना चाहता था और मैंने मना किया तो इसने मुझे अपने जादुई मटके में बंद करके तालाब में फेंक दिया और इसलिए मैं इसकी मदद नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो परी, मुझसे गलती हो गई। मैं काम वासना में बह गया था, पर मेरी गलती की सजा मेरे राज्य, मेरे प्रजा, मेरे पुत्र को क्यों मिल रही है? भगवान के लिए उन सबको माफ कर दो और मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे 2 दिनों तक काल कोठरी में कैद रखा और मैं कई दिनों तक मटके में बंद रही। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से। नहीं परी, आप ऐसा मत कीजिए। आप इन्हें माफ कर दीजिए। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी एक बार मदद करेंगी। मैं जो कहूंगी वो आप पूरा करेंगी। आप इनके पुत्र का जीवन वापस कर दीजिए और जो श्राप आपने राज्य को दिया है उस श्राप को वापस ले लीजिए। तुम ये सब क्यों मांग रही हो? तुम्हें तो जीवन का ढेर सारा सुख मिल सकता है। तुम वर मांग सकती हो और आराम की जिंदगी जी सकती हो। मैं तुम्हें वो सब दे दूंगी, पर ये वरदान मत मांग। इससे तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी और क्या पता इस राजा के मन में गलत नियत हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो परी। ये मेरी बेटी के बराबर है। मैं कभी ऐसी नजर नहीं रखूंगा इस पर। तो क्या मैं तेरी बेटी के बराबर नहीं थी जब तूने मुझ पर गलत नियत रखी? मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूँ। परी, मेरी यही इच्छा है कि आप इनका श्राप वापस ले लें। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। तुम सच में बहुत नेक हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो अपनी सुख सुविधा मांगता, पर तुमने अपनी सुख सुविधा छोड़ दी। इसलिए मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ।
और ये जल ले जाओ। जब तुम इसे अपने हाथों से राजकुमार को पिलाओगी तो वो जीवित हो उठेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा बेटा और मेरा राज्य सभी सुखी हो जाएंगे। फिर परी चली जाती है। महाराज, अब मैं क्या करूं? इस जल का क्या करना है? जैसे परी ने कहा था, तुम्हें ये जल अपने हाथों से मेरे बेटे को पिलाना होगा। चलो चलो मेरे साथ। फिर राजा राधा को लेकर अपने राज्य लौट आता है। महाराज, महाराज, राजकुमार किसी भी वक्त मर सकते हैं। महाराज, वो अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। चिंता मत करो मंत्री, अब हमारे राजकुमार को कुछ नहीं होगा। वो बच जाएंगे और हमारे राज्य से सारी विपत्ति भी टल जाएगी। राधा, तुम ये जल लेकर मेरे बेटे को पिला दो। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। हाँ महाराज, क्यों नहीं। राधा वो जल लेकर राजकुमार को पिला देती है। तभी राजकुमार पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है! मेरा पुत्र जल पीते ही ठीक हो गया। ये कोई साधारण जल नहीं था। और ये लड़की कौन है महाराज? कहीं आपने इसके साथ भी तो... ये मेरी पुत्री समान है और इसने मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी सुख सुविधा और ऐशो आराम की जिंदगी सब त्याग कर दी है और धन दौलत के बदले इसने मेरे बेटे की जीवन को बचाया है और परी ने हमारे राज्य पर दिया हुआ श्राप भी हटा लिया है। मैं कुछ समझी नहीं। आखिर हमारे बेटे को क्या हुआ था और वो किस वजह से हुआ था? मुझे माफ कर दो रानी, मैं थोड़ा बहक गया था। परी की सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया था और मैं उसे पाने के लिए उसे 2 दिनों तक बंदीगिरी में रखा और फिर उसने हाँ नहीं कही तो मैं उसे जादुई मटके में कैद करके तालाब में फेंक दिया। उसी की वजह से हमारे बेटे का ये हाल हुआ और हमारे राज्य पर इतनी विपत्ति आई। आपने एक परी तक को नहीं छोड़ा। गलती हो गई रानी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं अब सिर्फ अपने पुत्र और तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे साथ ही अपना जीवन बिताऊंगा। महाराज, अब मैं चलती हूँ। नहीं पुत्री, तुम कहाँ जाओगी? और सौतेली माँ? हाँ मंत्री जी, मैंने किसी को अपने राज्य में भेजा था। मुखिया और इस कांता को, वो कहाँ है? महाराज, मैंने उसे काल कोठरी में बंद करके रखा है। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ महाराज। फिर कुछ देर में मंत्री कांता और मुखिया को लेकर आता है। तुम दोनों ने हिम्मत कैसे की एक मासूम सी बच्ची पर इतना जुल्म करने की? और एक बुजुर्ग होकर तुम इस मासूम सी बच्ची से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गए? अब मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, बस मुझे जाने दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूंगा? तुम्हें सबक मिलना जरूरी है, वरना कोई भी बुढ़ा उठकर बोलेगा कि मुझे किसी से शादी करनी है। मैं भली बात ही जानता हूं कि इसका परिणाम क्या होता है। और तुम सौतेली हो तो क्या हुआ? तुम तो मां होने के बावजूद एक लड़की के साथ इतना कठोर निर्णय कैसे कर सकती हो? कहां ये 19 साल की लड़की और कहां ये 45 साल के बुजुर्ग जो इससे शादी करने जा रहे थे? तुम दोनों को आजीवन काल कोठरी की सजा मिलेगी। मंत्री जी, ले जाओ इन दोनों को यहां से। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं अब अपनी बेटी को बहुत प्यार करूंगी। मुझे एक मौका दे दीजिए। नहीं, तुम्हें अब एक मौका भी नहीं दिया जाएगा। मंत्री कांता और मुखिया को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। अब मैं खुशी खुशी जी सकती हूँ महाराज, आपने मुझे न्याय दिला दिया। ये बहुत ही नेक लड़की है महाराज, इसने आपको सही रास्ता दिखा दिया और हमारे बेटे को ठीक कर दिया। हमारे राज्य पर लगा श्राप भी ठीक हो गया। हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानी। बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज से तुम मेरे राजकुमार की पत्नी बनकर इसी राजमहल में रहोगी।
तभी राजकुमार को भी होश आ जाता है। पिताजी, मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं पुत्र, बस तुम्हारी तबीयत खराब थी। इस राधा ने तुम्हारी जान बचाई है और मैंने इसके साथ तुम्हारे विवाह करने का निर्णय तय किया है। पिताजी, अगर इसने मेरी जान बचाई है तो मैं भी विवाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी एक सीधी सादी लड़की ही पसंद है और मैं इसे दुख नहीं देना चाहता। मैं वचन देता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े राज्य की बहू बनूंगी। मैं सच में बहुत खुश हूँ। फिर कुछ दिनों में राजा अपने बेटे की शादी राधा से कर देते हैं और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।